नमस्कार, एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। आज चुनावी चर्चा में हम विस्तार से बातचीत करेंगे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की। मतदान यहां पे खत्म हो गया है। पहले चरण के 20 सीटों पर वोटिंग हुई है। इन 20 सीटों में कई दिग्गज का भविष्य दांव पे लड़ा हुआ है। कुछ छिटपुट घटनाएं भी हुई हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। जैसे सुकमा में मतदान के बीच सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एनडीटीवी के हमारे सहयोगी विकास तिवारी जो है उसी क्रॉस फायर में फंस गए थे। हम उनके पास भी चलेंगे। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जो वोटिंग हुई है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनुराग हैं, नीलेश हैं और जुल्फी हैं। ये तीनों इसी इलाके में है जहां पर वोटिंग हुई है। सबसे पहले अनुराग के पास चल सकते हैं। अनुराग, बताइए आप पूरे दिन का लेखा जोखा। बाबा, मैं वापस से जहाँ से शुरुआत की थी सुबह, सबसे पहले चित्रकूट विधानसभा में ही, जहाँ पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा मैं आपको दिखा दूँ, 5 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी जो गेट के अंदर जो लोग मतदान करने, आप देखिए कितनी अच्छी और लंबी कतार अभी भी आपको यहाँ मिलेगी। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और यहाँ जो 87 नंबर विधानसभा है चित्रकूट की, ये प्राथमिक शाला है जो परपा का। और यहाँ देखिए 1038 578 महिला और 460 पुरुष हैं। ये अभी भी मतदान कर रहे हैं। गेट के अंदर जो लोग हैं ये मतदान कर रहे हैं। 1000 लोगों का बूथ था और ये अभी भी मतदान यहाँ पर चल ही रहा है। तो अब जो आएंगे वो यहाँ पर मतदान कर सकते हैं। यहाँ कतार में आप लोग, क्या पहली बार वोट डाले हैं? फर्स्ट टाइम वोटर हैं? फर्स्ट टाइम वोटर हैं। तो क्या इश्यूज़, क्या मुद्दे क्या आप लोगों के? एजुकेशन है सर। एजुकेशन। तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो शिक्षा की सुविधाएं वो अच्छी नहीं है या अच्छी है? नहीं, ठीक है सर, ठीक है, और भी बेहतर हो सकता है। बेहतर हो सकता है जी। और बेरोजगारी वगैरह भी लगता है? हाँ, बेरोजगारी तो है। बेरोजगारी है जी। तो कुछ यही जो अमूमन आप देखेंगे कि जो युवा हैं ये अपनी शिक्षा की, स्वास्थ्य की या रोजगार की बात करते सुने जाते हैं। बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं बाबा वोटर तमाम। लेकिन पता नहीं क्यों जब पूरा विश्लेषण होता है, देखिए महिलाएं भी बड़ी तादाद में यहाँ पर जा रही हैं। अनुराग, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप यदि अनुराग, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ अनुराग जी। जी बाबा, कि आप यदि बाहर निकल के बात करें तो शायद अच्छे से बात हो पाएगी हमारी। कि आप जिन जगहों से घूम कर आए हैं वहाँ के बारे में आप बताइए। सुबह से आप कहाँ गए, क्या क्या हुआ, वो जो जर्नी है वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बाबा, सुबह सबसे पहली शुरुआत हमारी चित्रकूट विधानसभा से हुई थी। उसके बाद हम जगदलपुर में भी गए और उसके बाद दंतेवाड़ा में गए। कुछ नक्सली इलाकों में, जो घनघोर नक्सली इलाके हैं, वहाँ पर भी हम घूमे। जहाँ पर कुछ देर पहले फायरिंग हुई थी, हमारे सहयोगी वहाँ पर मौजूद थे, विकास तिवारी, उसके पास से भी हम होकर के लौटे। और ये देखिए अभी ये लोग चाह रहे हैं कि आखिरी जो पल हैं मतदान के उसको भी कैप्चर कर लें। और उसके बाद हम यहाँ वापस से चित्रकूट विधानसभा में ही हैं। जो पीसीसी चीफ हैं यहाँ के दीपक बैज, युवा नेता हैं, विधायक रहे, सांसद बने, उनसे भी हमने बातचीत की। तो एक तरह से पूरी विधानसभाओं में हमने, बस्तर में 12 विधानसभाओं में मतदान है यहाँ पर, इसको हमने कवर करने की कोशिश की। और अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं यार हैं। क्या हो गया आपके साथ, क्या दिक्कत हो गई? अच्छा, मतदान नहीं, वोटर आईडी ये दिखा रहे थे बाबा। तो आप जहाँ घूम के, आप जहाँ अनुराग घूम के आ रहे हैं वहाँ पर कैसा मतदान हुआ? लोगों में डर था? नक्सली इलाका है, थ्रेट रहता है, एक दिन पहले ही घटना हुई थी। जी बाबा, अपना सवाल दोहराएंगे? मैं कह रहा हूं कि आप जहां से घूम के आए हैं, ये पूरा नक्सल बेल्ट है, एक दिन पहले ही घटना हुई थी, तो क्या कैसा मतदान रहा? लोग क्या बिना डर के वोट डालने आए? आप कैसे देखते हैं आज के जो मतदान, आज जब खत्म हो गया उसको? बिल्कुल बाबा, और कहते हैं ना कि एक तस्वीर जो है कई खबरों के बराबर होती है। तो मेरे कैमरा सहयोगी आपको ये तस्वीर दिखा सकते हैं कि लोगों में क्या उत्साह है मतदान को लेकर। लेकिन अब यहाँ जो अधिकारी हैं वो हमसे गुजारिश कर रहे हैं कि अब इन तस्वीरों को ना दिखाया जाए। तो ये इन तस्वीरों के साथ हम दर्शकों को छोड़ते हुए परपा के बाहर की तरफ चलते हैं। अपने कैमरा सहयोगी से भी कहेंगे कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी आप बाहर निकलिए, मैं आपसे जुड़ता हूँ। आप बाहर निकलिए, फिर मैं आपसे जुड़ता हूँ। अभी हम जुल्फी के पास चल सकते हैं। जुल्फी, आप बताएं अपने बारे में, आज सुबह से लेकर अभी तक आप जो जहां गए उसके बारे में आप बताएं सिलसिलेवार ढंग से।
बाबा नारायणपुर की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं नारायणपुर के अंदरूनी इलाकों तक गया और नारायणपुर में जब मैं सुबह उठा, उसके बाद जब मैंने रिपोर्टिंग करना शुरू किया तो सबसे पहले मैं सुबह 7 बजे ब्रह्मबेटा, जो नारायणपुर से करीब 7-8 किलोमीटर, क्योंकि नारायणपुर शहर की आबादी 30 से 35 हज़ार के आसपास है और जैसे ही 2 किलोमीटर बाहर निकलते हैं तो पूरा अबुझमाड़ का फील आता है। अबुझमाड़, बाबा आपने भी पढ़ा होगा कि वो ऐसी जगह जहाँ पे अभी तक उसको बूझा नहीं गया, जाना नहीं गया और सरकार के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे और जब सुबह की तस्वीर देखी तो 7 बजे तक वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन 5 से 10 मिनट में लोग, कोई 5 किलोमीटर पैदल चल के आया है, कोई 5 बजे से चल के आया, 6 बजे, वो 7 बजे पहुँचे, जिसमें से सबसे बड़ी तादाद जो थी वो महिलाओं की तादाद थी। वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद हम जब आगे बढ़े तो हमने जब देखा तो कुरुसनार एक जगह है, वो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर भी आईटीबीपी के जवान बड़ी संख्या में तैनात थे और वहाँ मतदान करने पहुँचे। फर्स्ट टाइम वोटर वहाँ पे हमें 2 लड़कियाँ मिली, उनसे हमने जब बात की तो उनका ये कहना था कि वो अबुझमाड़ से बाहर ही नहीं निकली है। वहाँ पे एक सरिता लड़की थी, वो 10वीं पास थी, उसका ये कहना था कि यहाँ पे स्कूल 10वीं पास तक है, तो मैंने 10वीं पढ़ ली है और आगे की स्कूल है नहीं, इस कारण से मेरी पढ़ाई रुक गई है और वो दिल्ली जैसी जगह देखना चाहते। मतलब अबुझमाड़ का जो क्षेत्र है वहाँ के बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग बाहर निकले ही नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो निकल के आए हैं तो नारायणपुर तक आए हैं। नारायणपुर से वो दूरी होती है, किसी के 15 किलोमीटर है, किसी के 20 किलोमीटर है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और देखा, जब हम दोपहर तक पहुँचे कोहकामेटा, हमें ये सूचना मिली थी कि कोहकामेटा के अंदर करीब 7 किलोमीटर वहाँ पे 55 गाँव के लोग इकट्ठा हुए हैं और जो सुरक्षा बल हैं उनका जो कैंप लगाया जा रहा है वो उसका विरोध कर रहे हैं। पिछले 1 साल से वहाँ पे बैठे हैं। जैसे सिलगेर की घटना है उसी तरीके से नारायणपुर के कोहकामेटा के अंदर के 55 गांव के लोग थे। तो हम वहाँ जाना चाह रहे थे कि उनसे बात करते, वो जानने की कोशिश करते। तो जैसे ही हम 2 किलोमीटर कच्ची सड़क पे पहुँचे तो वहाँ पे हमें जो तस्वीर देखने को मिली, जो अमूमन बाहर देखने को मिलती नहीं है, कि वहाँ पे बम स्क्वाड की टीम जो है रोड ओपनिंग पार्टी के साथ और बम स्क्वाड की जो कच्ची सड़क थी उसको वो डिटेक्ट करते जा रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं आईईडी प्लांट कर दिया गया हो, जैसा कि यहाँ पे होता है। और खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जब मतदान हो तो वो अपनी आमद दिखाना चाहते हैं। फिर कुछ दूर पहुँचने के बाद जब हम वहाँ पे पहुँचे और हमने देखा तो वहाँ पे कुछ सुरक्षा बलों ने हमें रोक दिया, बोले कि आगे जाना खतरा है और आप अपने रिस्क पे जाएंगे और हम उन्हें आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि उनके इनपुट के अनुसार वहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर बड़ी संख्या में नक्सलियों का जमावड़े की बात कही जा रही थी। तो हमने पुलिस वालों से बात, गांव वालों ने भी हमें बोला कि आगे मत जाइए। फिर हम वहाँ से वापस आए तो हमारे ने ये जानने की कोशिश की कि मतदान किस तरीके से चल रहा है। तो नारायणपुर, ब्रह्मबेटा, कुरुसनार, इन जगहों पर अच्छा मतदान हुआ, लेकिन कोहकामेटा में पहुँचे तो वहाँ पे 3 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। उन 3 पोलिंग बूथ में से 2 पोलिंग बूथ में मतदान बहिष्कार का असर हमें वहाँ पे देखने को मिला। और अभी थोड़ा मैं एक और तस्वीर कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें, क्योंकि जो 3 बजे मतदान खत्म हो गया वो पोलिंग बूथ ऐसी जहाँ पे हेलीकॉप्टर से मतदान दल को भेजा गया था, तो मेरे पीछे हेलीकॉप्टर ही उड़ रहा है। तो मतलब वहाँ से मतदान कर्मियों को वापस लाने की कोशिश है। हालांकि कैमरामैन को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही तो वो समझ नहीं पा रहा है। तो पीछे से मेरी आवाज़ आ रही, तो कुल मैंने जो दिन भर नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद हमको विकास तिवारी के पास भी जाएंगे। आप अपनी आवाज पूरी करें। को हमारी आवाज नहीं जा रही। विकास, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। विकास, आप बताइए, आप क्रॉस फायर में फंस गए थे, क्या थी घटना, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आज सुबह से मैं सुकमा के जो कोंटा विधानसभा है वहां पर एलमागुंडा की तरफ गया हुआ था। एलमागुंडा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं देर रात ही जगदलपुर से निकला हुआ था और कि एलमागुंडा में रिपोर्ट होना चाहिए। कारण ये है कि एलमागुंडा में पहली दफे पोलिंग बूथ लगाए गए थे और इसके बाद जो है देखे जाए तो केवल 2 वोट ही वहां से लोगों ने किए थे। हालांकि गांव वालों का कहना था कि ये 2 वोट भी उनके द्वारा नहीं किए गए हैं, ये 2 वोट भी पोलिंग पार्टी के द्वारा किए गए हैं, क्योंकि नक्सलियों का जो फरमान था उसके खिलाफ जाने की हिम्मत किसी ने नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार वही देखने जाना था मुझे कि उस गांव में जब पोलिंग पार्टी को बैठाया गया है, पोलिंग बूथ वहां खोला गया है, तो वहां के लोगों ने इसका कितना फायदा लिया। सबसे पहले मैं मिनपा पहुंचा था। मिनपा में भी पहली दफे पोलिंग पार्टी बैठाई गई थी। वहां जाने के बाद जो चीजें थी वो थोड़ी निराशाजनक थी, क्योंकि सीआरपीएफ की पार्टी तो वहां थी जरूर,
लेकिन कोई भी गांव वाला वोट देने के लिए सामने नहीं आना चाह रहा था, क्योंकि माओवादियों का जो फरमान था। दूसरा, जब हमने वहां से आगे हम बढ़े और इल्मागुंडा पहुंचे तो वहां की तस्वीर पूरी उलट थी और आश्चर्यजनक थी, सुखद भी थी। पूरे इल्मागुंडा में हमने देखा कि पूरे ग्रामीण एकजुट होकर पोलिंग बूथ के सामने बैठे हुए थे और 492 कुल मतदाताओं में से लगभग 100 लोगों ने वोट कर दिया था और बाकी के लोग अपने वोट करने, अपना पारी आने का इंतजार कर रहे थे। वहां से जब हमने लोगों से बातचीत की तो एक आश्चर्यजनक चीज ये थी कि वहां चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो या महिलाएं हो, जो भी हो, हर किसी के मुंह से एक ही चीज निकल कर आ रही थी कि वो आज पहली बार वोट करने जा रहे हैं। कई बुजुर्ग तो ऐसे भी थे जिन्हें भगवान न करे, लेकिन मुझे लगता है कि वो पहली और आखिरी बार वोट करने जा रहे थे। वजह यह है कि उनकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि मुझे नहीं लगता कि अगले विधानसभा चुनाव तक वो इस धरती पर रहेंगे भी या नहीं, इस स्थिति में है। लेकिन वो पहली बार वोट करने जा रहे थे। उनके लिए भी आश्चर्यजनक था, सुखद था कि वो पहली बार आखिरकार अपने गांव में वोट करने जा रहे हैं। जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने, जो बुजुर्ग है, उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें सीआरपीएफ कैंप में बुलाकर कैंपेनिंग करा रहे थे तो उनके साथ में वो कभी भी नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि वो लोग जिन्होंने सलवा जुलूम बंद करवाया, मतलब कि मनीष कुंजाम, तो मनीष कुंजाम, उनके साथ में वो जरूर काम करेंगे, उनके साथ वो जरूर वोट करेंगे। तो इस तरह से वो लगातार, चाहे फिर युवाओं से हमने बातचीत की, युवाओं ने रोजगार के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने विकास माफी चाहता हूं, विकास आप माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। आपने कहा कि आप ऐसे बुजुर्ग से मिले जो शायद अगले 4 साल बाद वोट करने की स्थिति में ना हो, लेकिन वो अपना पहला वोट डाल रहे थे। जी जी बिल्कुल, एल्मागुंडा में ये ऑन कैमरा उन्होंने बोला है कि उन्होंने आज पहली बार वो वोट करने जा रहे हैं। इसके पहले कभी उन्होंने वोट ही नहीं किया। और उसके बाद फिर फायरिंग कहां पे हुई? उसके बाद जब हम वापस मिनपा पहुंचे, मिनपा में हालांकि हालात दूसरी तरह से थे। वहां पे लोग डरे हुए थे और वोट करना चाह रहे थे, लेकिन नक्सलियों के फरमान के आगे वो डर उनके चेहरे पे साफ नजर आ रहा था। केवल 40 से 50 लोगों ने ही वोट कर पाया था और उसी दरमियान वहां पर जो है मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ के दौरान जो है लगातार फोर्स और सीआरपीएफ के जवान पूरे पोलिंग बूथ को घेरे हुए थे। लगभग 1.5 घंटे तक 100 से 150 मीटर की दूरी पर ये पूरा मुठभेड़ का नजारा था और हम लगातार उस आवाज को महसूस कर रहे थे कि वो आवाज कैसे हमारे काफी करीब आती जा रही थी। वो ब्लास्टिंग की आवाज, वो फायरिंग की आवाज, वो सीरियल ब्लास्ट और सीरियल फायर जो हो रहे थे लगातार, और समझ में आ रहा था कि काफी भीषण मुठभेड़ चल रही है। और यही वजह है कि आगे चल के जब जानकारी और ज्यादा हमने पुख्ता ली तो पता चला कि 4 लगभग जवान जो है सीआरपीएफ कोबरा के, वो घायल हो गए हैं। अभी हम मिनपा कैंप से ही निकल कर आ रहे हैं। मिनपा से उन सारे जवानों को, जो घायल जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से हमारे सामने ही रायपुर की ओर शिफ्ट किया गया। हमें भी आगे जाने के लिए काफी हिदायत दी गई है कि जिस रास्ते से अभी हम लौट रहे हैं उस रास्ते में भी कई इलाकों पर मुठभेड़ हुई है। तो ये भी हो सकता है कि कुछ माओवादी हमें रास्ते में भी रोड क्रॉस करने के दौरान मिल सके। हालांकि अब जहाँ पे मैं हूँ ये इलाका काफी सुरक्षित है, लेकिन लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे तक हम उनकी फायरिंग रेंज के भीतर फंसे हुए थे। जी विकास, आपके पास आता हूं। सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सुनील जी, आप जो है विकास की सारी कहानी सुन रहे थे, मतलब, और वो विकास वैसे शख्स से मिले जो कि जो बहुत बुजुर्ग थे और जीवन में पहली बार वोट डाला है। आप क्या मतलब निकालते हैं इन सब चीजों का? मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा स्थितियां बहुत सुधरी हैं। नक्सली वहां पर कमजोर हुए हैं, उनका इलाका सिमटा है। सरकार एक जुबान कहती है कि वी हैव रिक्लेम्ड द लॉस्ट टेरेन, जो इलाका हम खो बैठे थे उस पे हमने दोबारा कब्जा किया है। ऐसा बहुत सा इलाका है, बहुत से, शायद 125 ऐसे गांव हैं जिनमें पहली बार पोलिंग बूथ खुला है। तो मुझको लगता है कि ये लोकतंत्र की या कम से कम मतदान प्रक्रिया की एक बड़ी कामयाबी है कि वहां बस्तर के ऐसे गांवों में लोगों को वोट डालने मिल रहा है अपने गांव के भीतर, जहां पे दूसरे गांव जाने में कभी नक्सली रोकते हैं, कभी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या किसी पार्टी की तरफ से सुरक्षा बल भी रोकती है अगर वो दूसरों के वोटर लगते हैं तो ऐसी हालत में बस्तर में अगर गांव-गांव तक पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं,
हिंसा की घटनाएं, आज हिंसा हो जरूर रही है लेकिन ये बहुत बड़ी हिंसा नहीं है। और ये किसी ने नहीं कहा कि नक्सल हिंसा बस्तर में खत्म हो गई है, लेकिन नए बूथ बन रहे हैं, ज्यादा जगहों तक सुरक्षा बल पहुंचे हैं, ज्यादा जगहों तक सड़कें पहुंची हैं। और मैं पोलिंग का परसेंटेज देख रहा हूं तो ये हैरान करने वाला पोलिंग परसेंटेज है। इतनी ज्यादा पोलिंग हो रही है बस्तर में, तो मेरे लिए ये सब बड़े खुशी की बात है, मेरे लिए फख्र की बात है कि जिनको इन सरकारों से कुछ हासिल नहीं होता, जिनको इन सरकारों की बंदूकों से गोलियां या प्रताड़ना हासिल होती है, ऐसे लोग भी लोकतंत्र में भरोसा रख के वोट डालने निकल रहे हैं। 100 साल 102 साल की उम्र में डाल रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम लिखवा रहे हैं। ये चुनाव आयोग की भी कामयाबी है कि ऐसे ऐसे लोगों को घर पहुंचकर भी इनके वोट दे रही है। ये पूरी प्रक्रिया उत्साह बढ़ाने वाली है। मैं अभी इसको लोकतंत्र की कामयाबी के बजाय मतदान प्रक्रिया की कामयाबी अधिक कहूंगा, क्योंकि वोट जो हैं, लोकतंत्र के चुनावी नतीजे जो हैं, इनको अभी भी बहुत सी असंवैधानिक ताकतें कई तरह से प्रभावित करती हैं, जिसमें पैसा है, जाति है, धर्म है, हिंसा है, नक्सलियों की धमकी है, कई चीजें हैं। लेकिन फिर भी सुनील सर, आपने सही कहा और एक बहुत बड़ी बात आपने कही। विकास के पास जाऊंगा, हमारे नीलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। विकास, एक बात जो सुनील जी ने कहा कि ये वो लोग हैं जिनको सत्ता से कुछ मिलता नहीं है, फिर भी जान जोखिम में आके वोट डालने आते हैं। आप तो उस इलाके को अच्छी तरह जानते हैं, कवर करते हैं, नक्सली क्षेत्र है ये। आपका क्या मानना है, ये जो वोट डाल के आए, कहीं इसको बाद में निशाना तो नहीं बनाया जाएगा इन गांवों को? देखिए, माओवादियों ने तो ये फरमान सुनाया है कि कोई भी व्यक्ति वोट नहीं करेगा। सबसे खास बात यह है कि एल्मागुंडा में दहशत के साथ ही वो बदलाव की बयार भी मैंने बहुत करीब से आज देखी। मैंने देखा कि किस तरह से लोग स्वीकार कर रहे हैं कि दहशत तो है, कि माओवादी उनके साथ कोई गलत कदम उठा सकते हैं, लेकिन उनका ये भी मानना था कि आखिर कब तक इसी तरह से दहशत के साए में वो जिएंगे। किसी न किसी को तो आगे बढ़ना होगा, किसी न किसी को तो पहल करनी होगी। और जब अगर वो वोट नहीं करेंगे तो फोर्स के लोग नाराज हो जाएंगे, वोट करते हैं तो माओवादी नाराज हो जाएंगे। तो क्यों ना हर बार जब वो वोट नहीं करते हैं कि माओवादी ना नाराज हो जाए, तो एक बार इसलिए वोट किया जाए कि कहीं फोर्स उनके साथ हो जाए, फोर्स ना नाराज हो जाए, एक बार सरकार का साथ देकर देखा जाए। सुनील सर ने बहुत अच्छी बात कही कि इनको सरकार ने आज तक कुछ दिया नहीं। आप उनकी हकीकत, जमीनी हकीकत देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये लोग धरती पे जी क्यों रहे हैं। सरकार की इनके प्रति जिम्मेदारी है या है ही नहीं। ये लोग हमारे देश के हैं या है ही नहीं, या ये चांद पे बसने वाले लोग हैं कि सरकार इनसे पल्ला झाड़े रखती है। फिर भी सरकार इन्हें वोटरों के तौर पर गिनती जरूर है, उसके अलावा इनका 5 साल कोई वैल्यू नहीं है, कोई गिनती नहीं है। फिर चाहे ये ताड़मेटला जैसी घटनाएं हो जहां 2 लोगों को पुलिस मार देती है और सरकार उस पर उफ तक नहीं करती, फिर चाहे नक्सली उन्हें मुखबिरी का आरोप लगाकर उन्हें मार दें और सरकार उस पर पल्ला झाड़ ले, कुछ भी हो जाए, ये केवल 5 साल में एक बार वोटर के तौर पर गिने जाते हैं। इसके अलावा भी उसके बावजूद इनका लोकतंत्र के प्रति ये भरोसा, एक उम्मीद, ये एक सुखद एहसास कराता है कि लोकतंत्र आज भी जिंदा है या जीवित हो रहा है, माहौल बदल रहा है, लोगों की उम्मीद बदल रही है। जी विकास, नीलेश के पास चलते हैं। नीलेश, आप कहाँ थे? आप अपनी बात सुनाएं। काफी गंभीर बातें हो गई बाबा चुनाव को लेकर। बस्तर की जब बात हो रही थी तो मैं कवर्धा की एक बात आपको सुनाता हूँ। कवर्धा में काफी अच्छा माहौल रहा, काफी खुशनुमा चेहरे नजर आए वोटिंग में। कापा एक गांव है, काफी इंटीरियर गांव है, वो भी अगर सरकारी दस्तावेजों में देखें तो वो भी नक्सल प्रभावित गांव में उसकी गिनती होती है। उस गांव में जब हम पहुंचे तो बड़ा ही हैरान करने वाली तस्वीरें आई। हमारे दर्शकों ने उन तस्वीरों को देखी भी। एक गांव में पूरा हुजूम लगा हुआ था, पूरे गांव के लोग जितने भी वोटर थे, मुझे लगता है सारे के सारे या न सारे तो 90% कम से कम उस मतदान केंद्र पर नजर आ रहे थे। बड़ी संख्या में महिलाएं थी, जो फर्स्ट टाइम वोटर थे वो भी थे, पुरुष थे, और पूरी मतलब वो लगभग 2 घंटा 3 घंटा, कुछ लोग सुबह 9 बजे से भी इंतजार कर रहे थे उनकी बारी की। और जब कैमरा उनके सामने गया तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो ये काफी जब गंभीर बातों में हम उसका जिक्र इसलिए मेरा करना जरूरी मैं समझा। और इसके बाद हम लोग उसी गांव से जब आगे की ओर बढ़े तो एक जैसा चाय नाश्ता का ठेला होता है, वहाँ
तो एक हैरान करने वाली तस्वीर मेरे लिए थी। हालांकि वहां के लिए तो वो बड़ी कॉमन चीज थी। जब मैं उनसे, एक महिला थी, उनसे बातचीत किया और पूछा, जो वहां पे खाना बना रही थी, नाश्ता के सामान, पकौड़े, भजिया, ये सब बना रही थी, तो वो लकड़ी जलाकर उसका उपयोग कर रही थी। तो जब मैंने उनसे सवाल किया कि क्या अब आप लोग की ये समस्या दूर होने वाली है, आप गैस सिलेंडर क्यों नहीं यूज करते हो, तो कह रही हैं गैस सिलेंडर बहुत महंगा होता है। तो मैंने कहा कि दोनों ही पार्टियों ने अब गैस सिलेंडर सस्ता देने का वादा किया है, तो उनको जानकारी तक नहीं थी। यानी कि जो चुनावी वादे किए गए हैं वो इंटरनल जो इलाके हैं, जो रूरल इलाके हैं, दूरस्थ इलाके हैं, वहां तक जो दोनों ही पार्टियां अपनी बात भी नहीं पहुंचा पाई हैं, उसके बावजूद भी लोग वोट करने पहुंच रहे थे। ये मेरे लिए काफी सुखद और अच्छी तस्वीरों में से एक थी। जी बाबा। जरूर जरूर, जुल्फी के पास चलेंगे। जुल्फी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी बात पूरी करें, आपको रोका था बीच में मैंने। हाँ बाबा, तो मैं ये बता रहा था कि मैं भी जब अंदरूनी इलाके में पहुंचा, कोहका मेटा के जब पहुंचा, वहां पे देखा कि 3 गांवों का पोलिंग स्टेशन है, जिसमें एक ही कोहका मेटा में ही मतदान का 40% रहा, बाकी में जो प्रतिशत है वो बहुत कम था। मुझे लगता है कि मुश्किल से 7 से 8% रहा होगा, क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों को नक्सलियों ने ये फरमान दिया था कि वो इस लोकतंत्र के पर्व में अपना हिस्सा नहीं लेंगे और मतदान नहीं करेंगे। तो कोहका मेटा से 7 से 8 किलोमीटर के अंदर जो अबुझमाड़, ये कह लें कि नक्सलियों की तूती वहाँ पे बोलती है और कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता है। तो उनके वहाँ पे उपस्थिति की बात थी कि बड़ी संख्या में नक्सली वहाँ पे उपस्थित हैं, और उसके आगे जो है 55 गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं और वो लंबे समय से वहाँ पे धरना दे रहे हैं। और उनकी मांग ये है कि उस क्षेत्र में ये सुरक्षा बलों के जो कैंप हैं वो उनको ना बनाया जाए, क्योंकि इसको लेकर लगातार बस्तर के अंदरूनी इलाकों से जहां माओवादियों का प्रभाव है वहां पे उनका विरोध होता है, क्योंकि माओवादियों को ये लगता है कि अगर कैंप खुल जाएगा तो फोर्सेस के आवागमन बहुत तेजी से हो जाएंगे और उनको घटना स्थिति बदलेगी, तो वो उसका विरोध करते हैं। तो सरकार का भी ये कहना होता है कि माओवादियों के प्रभाव में वो ग्रामीण वहाँ पे धरने में बैठे हों और यहाँ से सुरक्षा बल। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो बस्तर के वो लोग हैं जो वोट करना भी चाहते हैं, लेकिन वो 2 जगह पिस रहे हैं। एक तरफ जो है नक्सलियों के फरमान को नहीं सुनते हैं तो उनकी जिंदगी आफत बन सकती है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो सुरक्षा बल के कैंप स्थापित होने, हालांकि धीरे धीरे सुरक्षा बल जो है जरूर आपको सपोर्ट जी जरूर एक पासे में पसते जा रहे हैं। सुनील सर के पास चलेंगे। सुनील जी, आपसे एक अंतिम सवाल है। एक बात जो नीलेश ने कही, हम नक्सल की समस्या और एक वोटर की द्वंद्व की बात कर चुके हैं कि कैसे वो दोनों के बीच में फंसा हुआ है, लेकिन जिस महिला से का नीलेश ने जिक्र किया कि उसको मालूम भी नहीं है कि गैस सिलेंडर 500 रुपया में मिलेगा। इतना बड़ा प्रचार टीवी पे, अखबार पे, सारी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टी ने कर दिया, लेकिन उस अंतिम औरत को जिनको मिलना चाहिए वहां तक कुछ नहीं पहुंचा। जो सबसे गरीब है मनोरंजन, उनका यही हाल है। मैं बस्तर के बारे में एक जिक्र करना चाहता हूं जी। आप अपने आप को और मुझको उस जगह रखकर देखिएगा। बीजापुर इलाका, वहां पर थोक में रमन सिंह के समय सुरक्षा बलों ने थोक में बेकसूर ग्रामीणों को मारा, जो कि बैठकर एक समारोह की तैयारी कर रहे थे, निहत्थे थे। उनको पुलिस ने थोक में मारा। उस पर न्यायिक जांच बैठी। न्यायिक जांच ने पाया कि ये सारे बेकसूर निहत्थे गांव वाले थे। भूपेश बघेल की सरकार के पूरे 5 साल गुजर गए। इस सरकार ने उस न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि रमन सिंह सरकार के समय ये हत्याएं की थी पुलिस ने। तो आप जो कह रहे हैं, ये कवर्धा का इलाका, दूसरे इलाका के गरीब लोगों को जानकारी नहीं है, छोटी बात है। जी जी। जिस सरकार को जानकारी है कि उसके राज्य के लोगों को, बेकसूर लोगों को थोक में मार डाला गया, जी सर, उसके ऊपर न्यायिक जांच की रिपोर्ट भी यही कह रही है। इसके बाद अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो मैं मनोरंजन एक सवाल करना चाहता हूं। जी सर, आप अगर उस गांव के आदिवासी रहते तो क्या आप वोट डालने जाते? क्या आपका लोकतंत्र पे कोई भरोसा बचे रहता? सही, बहुत ही वैलिड सवाल है, लेकिन अब माफी चाहता हूं आप सबसे, जुल्फी आपसे, नीलेश आपसे, विकास आपसे, सुनील कुमार जी आपसे। हमारे पास वक्त आज इतना ही है।